हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट एक्स टू सेट वाई। हमें दो सेट दे रखे हैं और हमसे क्या पूछा है, नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन। सेम क्वेश्चन हमने 68 करा था एक फार्मूला लगा के, जहाँ पर हमने ऑन टू फंक्शंस कैलकुलेट किए थे। तो इसका फार्मूला क्या होता है, द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शन फ्रॉम ए टू बी वेयर, अगर हमारे पास ए का साइज m है और b का साइज n है, तो फार्मूला क्या होगा उसका, देखो n की पावर m माइनस एन सी वन एन माइनस वन की पावर m प्लस एन सी टू एन माइनस टू की पावर m प्लस डैश 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 लास्ट में माइनस वन की पावर n माइनस वन एन सी एन माइनस वन इंटू वन टू की पावर m। ये फॉर्मूला पढ़ा था हमने। तो इसी तरह यहाँ से नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस कैलकुलेट करते हैं। m कितना है मेरे पास 4, क्वेश्चन में देखो n कितना है 3। सेट एक्स और सेट वाई दे रखा है ना। सेट एक्स में कितना साइज है, 4 एलिमेंट्स है, और वाई में कितने एलिमेंट्स है, 3। तो एम और एन का साइज मिल गया मेरे को। अब मैं जैसे ही फॉर्मूले में वैल्यू रखता हूँ, 3 की पावर 4 माइनस 3c1 3 माइनस वन टू द पावर 4 प्लस 3c2 3 माइनस टू टू द पावर 4 प्लस 3c3 3 माइनस थ्री टू द पावर 4। ये तो ज़ीरो हो जाएगा ना, इसको देखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से क्या मिलेगा, 3 टू द पावर 4 81 माइनस 3 माइनस वन 2। देखो 3c1 की वैल्यू क्या होगी, 3c1 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल अपॉन 3 माइनस वन फैक्टोरियल दैट इज 2 फैक्टोरियल एंड 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से आ गया 3 टू 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 3। और ये 3 माइनस वन 2 टू द पावर 4 16, 3 इंटू 16 48, डायरेक्ट 48 लिख दूँ, ठीक है। और इस तरह 3c2 की वैल्यू 3c2 की वैल्यू 3 फैक्टोरियल 3 माइनस टू 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, दैट मीन्स यहाँ से 3 आ गया, ओके। और 3 माइनस टू 1 1 की पावर 4 1 रहेगा, यहाँ से 3 आ गया। और जब मैं इसको कैलकुलेट करूँगा 81 प्लस 3 84 माइनस 48 दैट इज 36 आंसर। ठीक है, ये फॉर्मूला ध्यान रख लो, 2 बार रिपीट हो चुका है ये प्रीवियस ईयर्स में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 82, लेट x एंड y डिनोट द सेट कंटेनिंग 2 and 20 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट रिस्पेक्टिवली। ठीक है, x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 20। लेट एंड f डिनोट द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम x एंड y। ठीक है, f क्या है, एक फंक्शन है फ्रॉम x टू y, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शन। देखो थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन पढ़ते रहो और लिखते रहो। एक सेट है, x के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 2, y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं 20। f एक सेट है ऑफ ऑल पॉसिबल फंक्शंस फ्रॉम x टू y। लेट f बी रेंडमली चूजन फ्रॉम f। अच्छा, कोई मैं स्मॉल f पिक कर रहा हूँ f में से, तो मेरे को बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि वो हमेशा 1 टू 1 फंक्शन ही रहे। समझ में आई बात। तो इसका सॉल्यूशन के स्टेप्स क्या होंगे, सबसे पहले हम टोटल पॉसिबल फंक्शन देखेंगे। टोटल टोटल पॉसिबल फंक्शंस कितने होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या देखेंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शंस कितने होंगे, यही तो फॉर्मूला होता है ना। तो नंबर ऑफ टोटल वन वन फंक्शंस कितने होंगे। लास्ट में हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लगा देंगे, नंबर ऑफ वन वन फंक्शन बाय टोटल। इजी है, तो चलो देखो, टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने आएंगे फ्रॉम ए टू बी, मतलब कि मॉड बी की पावर मॉड ए, ये तो हमने पढ़ रखा है, ठीक है। बी मतलब वाई, वाई का कितना साइज है 20, और ए का कितना दे रखा है 2, दैट मीन्स 400। टोटल पॉसिबल फंक्शन कितने हो गए 400। अब नंबर ऑफ वन वन फंक्शन का फॉर्मूला याद है, नंबर ऑफ, अभी हमने ऑन टू का देखा, ये है वन वन का, नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शन इज इक्वल्स टू 20p2। देखो दैट मीन्स MPN, इसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ वन टू वन फंक्शंस निकालने का। अब 20p2 की वैल्यू मेरे पास लिखी हुई है, क्या आती है 20 इंटू 19। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी
इज इक्वल्स टू टोटल कितने हैं नंबर ऑफ वन वन फंक्शन 20 इंटू 19 और टोटल कितने हैं 400। जब इसको सॉल्व करेंगे इसका आंसर आ जाएगा 0.95। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 83। लेट hash be the binary operator defined as x hash y is equals to x dash plus y dash where x and y are boolean variables। consider the following two statement। दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक कंडीशन बता रखी है x hash y को कैसे हम रीड करते हैं। x hash y कहीं पे भी लिखा होगा तो हम उसको बोलेंगे x dash plus y dash। तो उस हिसाब से ये दो स्टेटमेंट दे रखी हैं और बताना है which are true or not। देखो सबसे पहले मैं s1 देख रहा हूँ, s1 क्या है p hash q hash r is equals to p hash q hash r। ठीक है, और इसमें भी LHS कैलकुलेट करेंगे पहले। LHS इज p hash q hash r। p hash q को कैसे पढ़ेंगे, देखो कभी भी हैश डिफाइन होगा मतलब कि अगर ये a है और ये b है, यानी अगर ये x है और ये y है, तो मैं इसको कैसे लिख दूंगा p कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट। पता चल गया होगा। हैश r इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो हैश की जो इस साइड है उसके उस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा, प्लस जो हैश के राइट साइड है उस पे कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। दैट मीन्स p कॉम्प्लीमेंट प्लस q कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट प्लस r कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब बताओ क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ p इंटू क्यू का कॉम्प्लीमेंट डी मॉर्गन्स लॉ के हिसाब से, इतने को ऐसे लिख दिया, प्लस अभी एक कॉम्प्लीमेंट बाहर भी तो बचा है आर कॉम्प्लीमेंट, इस कॉम्प्लीमेंट से इस कॉम्प्लीमेंट कट जाएगा, बचेगा क्या रह जाएगा हमारे पास पी क्यू प्लस आर कॉम्प्लीमेंट। ये हो गया S1 का LHS। अब यहीं पे देख लो जल्दी से RHS, P हैश Q हैश R, तो P हैश Q हैश R का क्या बन जाएगा Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट। P P हैश और इसका Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट का क्या बन जाएगा P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। अगेन मैं इसमें डिमॉर्गन्स लॉ लगा दूंगा, क्या Q इंटू R कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अगेन ये कॉम्प्लीमेंट से कॉम्प्लीमेंट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचा रहेगा P कॉम्प्लीमेंट प्लस Q इंटू R। बताओ क्या LHS और RHS इक्वल है, नहीं, तो स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, S1 इज फॉल्स। जल्दी से S2 भी देखते हैं। S2 that means Q hash R is equals to R hash Q। Q कॉम्प्लीमेंट प्लस R कॉम्प्लीमेंट, दोनों LHS और RHS डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, LHS और ये हो गया RHS, ये हो गया R कॉम्प्लीमेंट प्लस Q कॉम्प्लीमेंट। देखो दोनों इक्वल ही तो हैं, LHS इज इक्वल्स टू RHS, हेंस S2 इज ट्रू। देखो अब हमने इतना सॉल्व किया तब जाके हमें पता लगा है कि इसका आंसर S2 है, S2 ट्रू। क्या हम बिना सॉल्व करे इसको इसका आंसर पता लगा सकते थे। देखो ये जो बाइनरी ऑपरेटर दे रखा है x हैश y, ये क्या है, ये ना एंड ऑपरेशन है। देखो अगर x हैश y इज इक्वल्स टू x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट आ रहा है ना, इसका मतलब है ये नैंड ऑपरेटर है। नैंड तो पढ़ा है ना, एंड का अपोजिट, एंड क्या होता है a इंटू बी, और अगर मैं उस पर नॉट लगा देता हूँ पूरे पे तो वो नैंड बन जाता है, जो किसके इक्वल हो जाता है a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट के। वो यहाँ पे दिखा रहा है कि अगर x हैश y लिखा है वो किसके इक्वल हो जा रहा है x कॉम्प्लीमेंट प्लस y कॉम्प्लीमेंट में। और अगर हमने डिजिटल लॉजिक में ये पढ़ा है, नैंड ऑपरेटर्स की प्रॉपर्टीज पढ़ी है, तो हमें पता है कि नैंड हमेशा कॉम्यूटेटिव होता है बट एसोसिएटिव नहीं होता। डिजिटल लॉजिक में नैंड क्या होता है, कॉम्यूटेटिव होता है बट नॉट एसोसिएटिव। तो हम इस नॉलेज के बेस पर डायरेक्ट दे सकते थे कि S1 क्या है, S1 एसोसिएटिव है और S2 कॉम्यूटेटिव है, तो हम डायरेक्ट इसका आंसर बी टिक कर सकते थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन 84। सपोज यू, ठीक है 84 ना हम अपनी नेक्स्ट प्लेलिस्ट में कवर करेंगे, दैट इज मैथमेटिकल लॉजिक में, ये उसका पार्ट है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। लेट आर बी अ रिलेशन ऑन अ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर सच दैट ऑर्डर पेयर क्या दे रखा है, ये रिलेशन में बिलोंग होगा ओनली इफ एंड ओनली इफ
p माइनस एस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर। देखो इस तरह के क्वेश्चंस रिपीटेडली हमारे सामने आ रहे हैं। कैसे कि हमको एक कंडीशन दे रखी है और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है तब वो रिलेशन में बिलोंग करेगा, और उस बेस पे हमको बताना होता है कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है और एसिमेट्रिक है या फिर क्या है। तो तुम्हें पैटर्न समझ में आ रहा होगा कि इस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो अब हमें समझना चाहिए कि इस तरह के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व होते हैं। देखो क्वेश्चन में देखो, लेट आर बी अ रिलेशन, एक ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है हमको पी क्यू और आर एस, और ये रिलेशन में कब बिलोंग करेगा, इफ पी माइनस आर क्यू माइनस आर के इक्वल होगा। हमें बताना है ये सिर्फ रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिक के बारे में दे रखा है। तो देखो पहले रिलेशन आर इज इक्वल्स टू क्या दे रखा है, पी कॉमा क्यू कॉमा आर एस होगा रिलेशन में अगर p माइनस एस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर के इक्वल होगा। ओके, तो सबसे पहले हम किसकी क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करवाएंगे, रिफ्लेक्सिविटी चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, चेक रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, देखो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ए रिलेट्स टू ए होना चाहिए, लेकिन ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है तो हम इसमें कैसे करेंगे चेक, ए कॉमा ए रिलेट्स टू ए कॉमा ए, दैट मीन्स पी कॉमा क्यू कॉमा पी कॉमा क्यू बिलोंग करनी चाहिए आर में। कब बिलोंग होगी, इफ एंड ओनली इफ पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। देखो पी माइनस क्यू इज इक्वल्स टू क्यू माइनस पी। समझ में आया, क्या ये इक्वल होगा, नहीं, इट इज फॉल्स। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, नहीं कर रही है। तो हमारा ये वाला फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज नॉट रिफ्लेक्सिव, हम कह सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। सेकंड क्या चेक करेंगे, सिमेट्रिक। सेकंड चेक करेंगे हम सिमेट्रिसिटी, चेक सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक क्या होता है, इफ ए रिलेट्स टू बी देन बी रिलेट्स टू ए होना चाहिए। दैट मीन्स अगर ये ऑर्डर्ड पेयर है तो हम कहेंगे इस वाले में इफ पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस दोनों रिलेशन में बिलोंग कर रहे हैं, देन आर कॉमा एस पी कॉमा क्यू भी रिलेशन में बिलोंग करने चाहिए, बट कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए ना। तो देखो इसके लिए क्या होगा, पी कॉमा क्यू कॉमा आर माइनस एस के लिए ये रिलेशन, ये ऑर्डर्ड सेट रिलेशन में होगा इफ एंड ओनली इफ पी माइनस एस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस वाले रिलेशन की बात कर रहे हैं, ये रिलेशन ये ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में होंगे इफ, देखो आर कॉमा एस कॉमा पी क्यू ये रिलेशन में होगा इफ आर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एस माइनस पी के इक्वल होगा। देखो ए रिलेट्स टू बी, जब हमने सॉल्व किया तो हमारे पास ये आया, ठीक है, देन बी रिलेट्स टू ए, बी रिलेट्स टू ए, जब मैंने बी कॉमा ए को सॉल्व किया तो मेरे पास ये आया। अब तो अगर अब हमारी कंडीशन ए रिलेट्स टू बी वाली ट्रू है, ठीक है, दैट मीन्स मैं बोलूंगा अगर इफ पी माइनस एस इज इक्वल्स टू क्यू माइनस आर है, दैट मीन्स इज ट्रू, अगर ये ट्रू है तो बी रिलेट्स टू ए वाली भी ट्रू होनी चाहिए, दैट मीन्स देन आर माइनस क्यू इज इक्वल्स टू एस माइनस पी भी होने चाहिए। अब देखो अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, दैट मीन्स माइनस क्यू माइनस आर बन जाएगा, माइनस पी माइनस एस बन जाएगा, एस माइनस से माइनस कट गया, यहाँ क्या बचा, क्यू माइनस आर पी माइनस एस। ये किसके इक्वल आ गया, ए रिलेट्स टू बी के इक्वल आ गया ना, तो ये तो ट्रू हो गया ना, इस वजह से हम कहेंगे कि ये भी ट्रू है। देयरफॉर आर इज सिमेट्रिक, और ये रिफ्लेक्सिव नहीं है लेकिन सिमेट्रिक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, 86। हमारे 86 क्वेश्चन क्या है, एक फंक्शन दे रखा है फ्रॉम पॉजिटिव इंटीजर्स टू पॉजिटिव इंटीजर विच इज डिफाइंड ऑन अ सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर n सेटिस्फाई द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। दो प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई कर रहा है ये फंक्शन। लेट आर, एक आर को इस तरह डिफाइन किया गया है, बोल रहा है बी द सेट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यू दैट f टेक्स। आर क्या है, जो डिस्टिंक्ट वैल्यू ये फंक्शन लेगा, और ये फंक्शन कैसे डिफाइन कर रखा है,
ऊपर की दो प्रॉपर्टी से। तो बताना है द मैक्सिमम पॉसिबल साइज ऑफ आर इज, आर मतलब जो ये एफ कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू अपने अंदर ले सकता है, और एफ को कैसे डिफाइन कर रखा है, ऐसे। तो एट द एंड हमें ये बताना है कि ये फंक्शन कितनी डिस्टिंक्ट वैल्यू ले सकता है, वही आर के अंदर आएगी। ठीक है, तो सबसे हम पहले समझते हैं एफ एन क्या दे रखा है। एफ एन इज इक्वल्स टू एफ एन बाई टू। घबराना नहीं चाहिए, बिल्कुल भी घबराना नहीं चाहिए एकदम से क्वेश्चन देख के, पहले पढ़ो आराम से और दिमाग लगाओ इसमें क्या क्या पूछा है। तो सबसे पहले हमें फंक्शन दे रखा था, ये कब है, इफ एन इज इवन। ठीक है, और एक फंक्शन और दे रखा है एफ एन इज इक्वल्स टू एफ एन प्लस फाइव। ये कब है, इफ एन इज ऑड। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, एग्जाम्पल वन बाय वन करके देख सकते हैं ना, वन बाय वन वैल्यू रख के देखते हैं। देखो एफ टू की वैल्यू क्या आएगी, एफ टू इज इक्वल्स टू इवन है ना, तो क्या करेंगे एन बाय टू, यहाँ पर एन क्या है टू, दैट मीन्स टू बाई टू विच इज इक्वल्स टू एफ वन। अब देखो जो वैल्यू एफ टू की होगी वही वैल्यू एफ वन की आएगी, यानी डिस्टिंक्ट वैल्यू इन दोनों की नहीं आएगी, जो वैल्यू टू की आएगी वही वन की आएगी। इसी तरह अब हम एफ थ्री का देखते हैं, एफ थ्री इज इक्वल्स टू ऑड है, तो इसमें क्या होगा एन प्लस फाइव, दैट मीन्स थ्री प्लस फाइव, क्या आ गया एफ एट। एफ एट दोबारा इवन आ गया, इवन को कैसे सॉल्व करते हो, एन बाई टू, ये किसके इक्वल आ गया एफ फोर, अगेन इवन, इवन को कैसे सॉल्व करते हैं एन बाई टू, दैट मीन्स फोर बाई टू, ये किसके इक्वल हो गया एफ टू के, एफ टू किसके इक्वल आता है एफ वन के। आई बात समझ में, तो हम कह सकते हैं कि एफ वन, एफ टू, एफ थ्री, और कौन कौन से एफ फोर और एफ एट, इन सब की वैल्यू सिंगल ही आएगी, सपोज कर लो एक्स, मतलब कि अलग नहीं आएगी, डिस्टिंक्ट नहीं आएगी। ठीक है, इतना समझ में आया। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, चेंज कलर चेंज करके एग्जांपल लेते हैं, टू का हो गया, थ्री का हो गया, फोर का हो गया, अब फाइव आता है एफ फाइव। ऑड है, ऑड को कैसे सॉल्व करेंगे, एन प्लस फाइव, दैट मीन्स फाइव प्लस फाइव, एफ टेन, इवन आ गया एफ टेन बाई टू, एफ फाइव ऑड आ गया। सो इन द एंड हम कह सकते हैं एफ फाइव किसके इक्वल हो गया, एफ टेन के इक्वल हो गया, इसको मैंने बोल दिया वाई, सपोज। ओके, नाउ वी फाइंड फॉर एफ नाइन, एफ नाइन, नाइन मतलब ऑड, दैट मीन्स एफ नाइन प्लस फाइव, एफ फोर्टीन, फोर्टीन कैसे सॉल्व होगा फोर्टीन बाई टू, एफ सेवन के इक्वल आ गया। एफ सेवन अगेन कैसे सॉल्व होगा, सेवन प्लस फाइव, एफ ट्वेल्व, ट्वेल्व कैसे सॉल्व होगा, एफ ट्वेल्व बाई टू, एफ सिक्स, सिक्स कैसे सॉल्व होगा एफ सिक्स बाई टू, एफ थ्री, ये अगेन किसके इक्वल आ जाता है, एक्स इक्वल आ जाता है ना। देखो एफ थ्री किसके इक्वल था, अभी फाइंड किया ना हमने, देखो एफ थ्री अभी फाइंड किया ना हमने, किसके इक्वल था, एक्स इक्वल था ना। यहाँ से हमने एक चीज नोट की कि अगर कोई भी वैल्यू अब 10 से बड़ी होगी वो हमेशा किसके इक्वल लाई करेगी, f1 से लेके f10 के बीच में, इट विल बी ऑलवेज इक्वल्स टू, इट विल बी ऑलवेज इक्वल टू f1 ईदर f2 डैश डैश f10, इन्हीं के बीच में वैल्यू आएगी। तो हमें पता चल गया वन किसके इक्वल है, देखो वन टू थ्री फोर पता चल गया, और सिक्स पता चल गया, सेवन पता चल गया, ये सब एक वैल्यू है, फाइव अलग है, टेन अलग है, दैट मीन्स मैक्सिमम वैल्यू हमेशा टू के ही इक्वल होगी। देखो मैं लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पे, तो हमें दो डिस्टिंक्ट वैल्यू ही तो मिली एफ की, तो हम लिख सकते हैं सो द मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज एफ टेक इज ओनली टू। तो इसका आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया टू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 87। इस क्वेश्चन में हमको एक बाइनरी रिलेशन दिया गया है ऑन n क्रॉस n विच इज डिफाइंड एज फॉलोज। देखो ये क्वेश्चन हम कई बार कर चुके हैं, जहाँ पर हमको एक कंडीशन दी रहती है और
एक रिलेशन बताया गया है कि ये रिलेशन तभी फॉलो होगा इफ ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है या फिर नहीं, और साथ में दो स्टेटमेंट्स भी दे रखे हैं पी एंड क्यू, जिसके बेस पे हमें बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो अब मैं सबसे पहले गिवन रिलेशन और उसकी कंडीशन लिखता हूँ। रिलेशन क्या है, ए कॉमा बी रिलेट्स टू बी सी कॉमा डी इफ एंड ओनली इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी और बी इज लेस देन इक्वल्स टू डी। सो इस कंडीशन के अकॉर्डिंग देखना है रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो सिंस रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, ए रिलेट्स टू ए, तो इसमें क्या होगा, ए कॉमा बी रिलेट्स टू ए कॉमा बी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर दे रखा है क्वेश्चन में और कंडीशन क्या दे रखा है, इफ ए इज लेस देन इक्वल्स टू ए और बी इज लेस देन इक्वल्स टू बी। देखो ये वाला ए और ये वाला ए लेस देन इक्वल है, ये वाला बी और ये वाला बी लेस देन इक्वल्स टू है, तो जो हमारी कंडीशन है ये भी ट्रू हो जाएगी और ये वाली भी ट्रू हो जाएगी। सिंस वी कैन से आर इज रिफ्लेक्सिव, आर इज रिफ्लेक्सिव। देखिए अब हम देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमको देखना है ट्रांजिटिविटी, जिसकी डेफिनेशन क्या होती है, इफ ए रिलेट्स टू बी एंड बी रिलेट्स टू सी देन ए शुड बी रिलेट टू सी। तो इस वाले क्वेश्चन में हम क्या लिखेंगे, ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी, क्योंकि ऑर्डर्ड पेयर है तो हम बोलेंगे इफ ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी एंड सी कॉमा डी रिलेट्स टू ई कॉमा एफ। तो लास्ट में क्या सेटिस्फाई करना है, देखो इफ ए कॉमा बी रिलेट्स टू सी कॉमा डी रिलेट्स टू ई कॉमा एफ देन ए कॉमा बी शुड बी रिलेटेड टू ई कॉमा एफ। अब देखो फर्स्ट वाले रिलेशन को ट्रू होने के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए, ए शुड बी लेस देन इक्वल्स टू सी और बी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू डी। इसी तरह सेकंड रिलेशन एग्जिस्ट करने के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, सी शुड बी लेस देन इक्वल्स टू ई और डी इज लेस देन इक्वल्स टू एफ। अब देखो रिलेशन वन को ट्रू होने के लिए दोनों में से एक चीज ट्रू हो जानी चाहिए या दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो या फिर ए इज लेस देन इक्वल्स टू सी ट्रू हो तो मैंने इसको ट्रू मान लिया, या फिर ये फॉल्स हो तो हम एज्यूम करेंगे इसी तरह वैल्यूज नीचे की सेकंड रिलेशन की, लेट्स से दिस इज फॉल्स एंड डी इज लेस देन इक्वल्स टू एफ, इट इज ट्रू। अब हम फोकस किस पे करेंगे, अपना फाइनल रिलेशन पे। तो इसके लिए देखो a इज लेस देन इक्वल्स टू सी ट्रू है, लेकिन c इज लेस देन इक्वल्स टू e फॉल्स है। तो देखो रिलेशन थर्ड हमारा क्या बनेगा, a शुड बी लेस देन इक्वल्स टू e और b इज लेस देन इक्वल्स टू f। तो देखो जब a c से छोटा है और e c से छोटा है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, e c से छोटा है, तो क्या e कभी भी लेस देन इक्वल्स टू e होगा, सॉरी a कभी भी लेस देन इक्वल्स टू e होगा, नहीं, फॉल्स। इसी तरह b इज लेस देन इक्वल्स टू d दे रखा है, ये फॉल्स है, इसका मतलब क्या हो गया, b इज ग्रेटर देन d एंड d इज स्मॉलर देन f। तो क्या b इज स्मॉलर देन होगा, स्मॉलर देन f, नहीं, ये भी इसका मतलब फॉल्स हो गया। तो क्या ट्रांजिटिविटी अलाउ हो रही है इसमें, नहीं, सो वी कैन से नीदर a is less than equals to e nor b is less than equals to f। तो हम कह सकते हैं कि अगर a कॉमा b रिलेट्स टू c कॉमा d है और c कॉमा d e कॉमा f से रिलेट कर रहा है, देन a कॉमा b डज नॉट रिलेट्स टू e कॉमा f। अभी देखा हमने, तो ये ट्रांजिटिव नहीं है रिलेशन, r इज नॉट ट्रांजिटिव। कौन सा ऑप्शन सही होगा देखते हैं अभी, ऑप्शन बी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो 88 क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कंसीडर द सेट U ऑफ 23 डिफरेंट कंपाउंड इन अ केमिस्ट्री लैब। एक सेट है U जिसके अंदर 23 कंपाउंड्स रखे हुए हैं। देयर इज अ सबसेट S ऑफ U ऑफ 9 कंपाउंड्स। एक सबसेट है S जिसके अंदर 9 कंपाउंड्स हैं, ईच ऑफ विच रिएक्ट्स विद एग्जैक्टली 3 कंपाउंड्स ऑफ U। जो ये 9 कंपाउंड्स है ना, सबसेट ऑफ 9 कंपाउंड, इसमें से जो हर एक एलिमेंट है वो एग्जैक्टली 3 एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है। दैट मीन्स अगर ये एक कंपाउंड है तो ये 3 के साथ एग्जैक्टली 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है, ये अगर एक एलिमेंट है ये एग्जैक्टली 3 के साथ रिएक्ट कर रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ईच कंपाउंड इन U स्लैश S, इसका मतलब हो गया U माइनस S, दैट मीन्स U माइनस S। U में कितने एलिमेंट्स हैं 23 और S में कितने कंपाउंड्स हैं 9, दैट मीन्स कितने बचे 14 बचे। तो 14 कंपाउंड्स किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं, विद एन ऑड नंबर ऑफ कंपाउंड्स। किसके साथ रिलेट करेंगे, S के साथ, S में कितने 9 कंपाउंड्स हैं। तो अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे कि 14 कंपाउंड्स हैं 1 2 3, ये 14 कंपाउंड्स और ये 9 कंपाउंड्स हैं सबसेट के। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ,
इस वाले को उठा रहा हूँ, इस वाले कंपाउंड को उठाऊंगा और एग्जैक्टली 3 से रिएक्ट करवाऊंगा, एग्जैक्टली 3 कंपाउंड से रिएक्ट करवाया। अब देखो हमें ये इंश्योर करना है कि ये वाले एलिमेंट्स एग्जैक्टली ऑड नंबर ऑफ कंपाउंड से ही रिएक्ट करें। देखो ये 1 से रिएक्ट कर रहा है ना, अभी ऑड है, ये भी 1 से रिएक्ट कर रहा है, ये भी 1 से रिएक्ट कर रहा है। अब मैंने इसको इससे रिएक्ट करवाया एग्जैक्टली 3 एलिमेंट से, इसी तरह इनको इससे रिएक्ट करवाया। यहाँ पे इस वाले एग्जांपल को देखना कि अगर मैंने इसको इससे रिएक्ट करवाया, 2 एलिमेंट्स को रिएक्ट करवा चुका, अब थर्ड एलिमेंट को रिएक्ट करवाना है। सपोज करो मैंने इसको इससे रिएक्ट करवाया, तो अब ये वाला कंपाउंड कितने कंपाउंड से रिएक्ट हो चुका है? 2 कंपाउंड से, दैट मींस इवन से। तो इसको ऑड बनाने के लिए मैं इससे रिएक्ट करवा दूंगा, ये ऑड बन गया। अब ये एलिमेंट भी एग्जैक्टली 3 से रिएक्ट होगा, जिसमें से 1 से रिएक्ट हो चुका है, तो अगेन मैंने इसको इससे रिएक्ट करवाया। अब दोबारा ये इवन बन गया और इस वाले कंपाउंड को इससे करा, ये वाला भी इवन बन गया। तो इनको ऑड बनाने के लिए मैं इस वाले कंपाउंड को यूज कर सकता हूँ। इस वाले कंपाउंड को मैंने इससे रिएक्ट करवाया, इस वाले कंपाउंड को मैंने इससे रिएक्ट करवाया। अब ये वाला कंपाउंड भी एग्जैक्टली 3 के साथ ही तो रिएक्ट होगा, 2 के साथ ऑलरेडी हो चुका है, तो मैंने तीसरे के साथ भी रिएक्ट करवा दिया। तो अब ये इवन बन चुका है, तो इसको ऑड बनाने के लिए मैं इस वाले कंपाउंड का यूज करूंगा। इस वाले कंपाउंड को भी एग्जैक्टली 3 से रिएक्ट करवाए हैं, तो 1 से रिएक्ट हो चुका, 2 से रिएक्ट हो चुका एंड एग्जैक्टली 3 से हो चुका। अब इसकी वजह से ये भी इवन हो गया, ये भी इवन हो गया। अब हम इस वाले एलिमेंट की वजह से, इस वाले कंपाउंड की वजह से मदद से इनको ऑड बनाएंगे। ये इससे रिएक्ट हो गया, ये इससे रिएक्ट हो गया। अभी देखो 2 से तो रिएक्ट हो चुका, हमें एग्जैक्टली 3 से रिएक्ट करवाना है। तो मैं अगर अब किसी भी ऊपर वाले किसी भी कंपाउंड के साथ इसको रिएक्ट करवाता हूँ, तो वो हमेशा इवन ही देगा। सपोज करो मैंने इस वाले के साथ रिएक्ट करवाया, तो ये क्या बन गया? ये वाला ऐसा एलिमेंट बन गया जो इवन नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है। दैट मींस इस वाले कंपाउंड के साथ भी और इस वाले कंपाउंड के साथ भी। आया होगा समझ में? इस वजह से हम कह सकते हैं कि हर कंपाउंड जो कि U माइनस एस में है, वो ऑड नंबर ऑफ कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा। इस वाले को देखो, कर रहा है ऑड के साथ? नहीं, ये इवन के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हो जाएगी हमारी फॉल्स। इसको ऐसे ही समझना पड़ेगा। बाकी इसका दूसरा तरीका है ग्राफ से समझने का, उसमें थोड़ा सा हौच पौच हो जाएगा, तो हम इसलिए हम यही कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं समझने के लिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट दे रखी है, एटलीस्ट वन कंपाउंड in U minus S react with an odd number of compound. U minus S means again 14 compounds. 1, 2, 3. देखो ये तो हो गया U माइनस एस और ये हो गया S जिसके साथ ये रिएक्ट करेगा। S क्या कर रहा है? एग्जैक्टली 3 कंपाउंड्स के साथ रिएक्ट कर रहा है और हमको ये इंश्योर करना है कि एटलीस्ट वन कंपाउंड तो ऐसा होना चाहिए जो ऑड के साथ रिएक्ट करे। देखो सबसे पहले मैं इस वाले कंपाउंड को रिएक्ट करवा रहा हूँ एग्जैक्टली 3 एलिमेंट से, 1, 2, 3, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब मैं ये ट्राई कर रहा हूँ कि इसके अंदर जो ये वाले कंपाउंड्स हैं U माइनस एस वाले, ये इवन बन जाएं। फिर लास्ट में देखते हैं कि क्या कम से कम एक ऐसा एलिमेंट बच रहा है जो ऑड से रिएक्ट कर रहा है या नहीं। इस वजह से मैं इस वाले कंपाउंड को इस वाले से रिएक्ट कर रहा हूँ, इसको इससे रिएक्ट करवा रहा हूँ और इसको इससे रिएक्ट करवा रहा हूँ। अब ये भी इवन बन गया, ये भी इवन बन गया, ये भी इवन बन गया। इसी तरह मैं इसको इससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, इसको इससे रिएक्ट करवा रहा हूँ, इसको इससे रिएक्ट करवा रहा हूँ। अभी तो ये ऑड के साथ कर रहा है रिएक्ट, अब ये इवन हो गया। दैट मीन्स एवरी कंपाउंड इज रिएक्टिंग विद इवन कंपाउंड। इसी तरह ये हो गया। देखो लास्ट में एक ये कंपाउंड बचा, इसको भी मैं एग्जैक्टली 3 से ही तो रिएक्ट करूंगा। 1 से हो गया, 2 से हो गया। अब देखो मैं किसी भी एलिमेंट के साथ इसको रिएक्ट करवा दूं ना, बाकी जो एलिमेंट्स बचे हैं, बाकी जो कंपाउंड्स ये वाले बचे हैं ना, ये जो बाकी कंपाउंड्स बचे हैं, अगर मैं इनमें से किसी के साथ भी रिएक्ट करवा देता हूं, तो ये ऑड बनेगा ही बनेगा। तो हमें इस एग्जाम्पल से पता चल गया कि एटलीस्ट एक कंपाउंड तो ऐसा है। देखो इस वाले को देखो, ये ऑड बन गया ना, ये वाला कंपाउंड किस किस से रिएक्ट हो रहा है? इस वाले कंपाउंड से भी रिएक्ट कर रहा है, इस वाले कंपाउंड से भी रिएक्ट कर रहा है, इस वाले कंपाउंड से भी रिएक्ट कर रहा है। मतलब कि कम से कम एक कंपाउंड ऐसा मिल गया जो ऑड नंबर ऑफ कंपाउंड के साथ रिएक्ट कर रहा है। इस वजह से ये हो जाएगा ट्रू। इसी तरह हम थर्ड देखेंगे। थर्ड में क्या कह रहा है? ईच कंपाउंड इन U माइनस एस रिएक्ट्स विद एन इवन नंबर ऑफ कंपाउंड। देखो अभी तो देखा हमने इस वाले एग्जांपल के साथ, ये कह रहा है कि सारे कंपाउंड्स U माइनस एस में इवन नंबर ऑफ कंपाउंड के साथ रिएक्ट करेंगे। नहीं, इसमें एक ऐसा एलिमेंट भी मिल जाएगा जो कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिल जाएगा जो ऑड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है। इस वजह से थर्ड भी हो जाएगा फॉल्स। तो इसका आंसर हो गया हमारा ओनली सेकंड इज ट्रू। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 89।
क्या बोल रहा है, कंसीडर द सेट एक्स, एक सेट दे रखा है एक्स अंडर द पार्शियल ऑर्डर, और पार्शियल ऑर्डर दे रखा है, द हेसी डायग्राम ऑफ द पार्शियल ऑर्डर एक्स आर, एक हेसी डायग्राम दे रखा है, और क्या बोल रहा है, द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट नीड टू बी एडेड टू आर सच दैट एक्स कॉमा आर बिकम अ लैटिस। मतलब इस आर के अंदर हम क्या ऑर्डर्स और ऐड करें जिससे ये हेसी डायग्राम लैटिस बन जाए। देखो सेट क्या दे रखा है, एक्स इज इक्वल्स टू ए बी सी डी ई। लैटिस क्या होता है, हेसी डायग्राम को हम लैटिस कब बोलते हैं, अगर हर पेयर का, इफ एवरी पेयर ऑफ एलिमेंट एग्जिस्ट एलयूबी एंड जीएलबी। देखो हेसे डायग्राम, अब हम ना एलयूबी और जीएलबी कैलकुलेट करके देखेंगे। अगर सारे एलिमेंट्स का एलयूबी और जीएलबी निकल जाता है तो हम कहेंगे इसमें कोई सा भी एलिमेंट ऐड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं निकलता है तो उसी अकॉर्डिंग हम इसमें ऐड करेंगे। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम पेयर्स, फर्स्ट पेयर आता है, सबसे पहले पेयर्स निकाल लेते हैं, ए बी ए सी, ठीक है। चलो देखो ए और बी का एलयूबी, ए और बी का एलयूबी यानी ऊपर जाते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये बी पर, तो इसका एलयूबी हो गया बी। अब देखते हैं ए और बी का जीएलबी, जीएलबी मतलब ए और बी नीचे आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ए पर, तो इसका जीएलबी हो जाएगा ए। ए और सी का एलयूबी, दैट मींस ए और सी ऊपर जाते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, सी पर, तो डायरेक्टली सी लिख देंगे। ए और सी का अपने आप बताओ जीएलबी कैलकुलेट करो, ए और सी का जीएलबी, दैट मींस नीचे आते हुए कहां पर मिल रहे हैं, ये ए पर, तो इसका जीएलबी हो जाएगा ए। ए और डी का, ए और डी का एलयूबी ऊपर जाते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये डी पर, तो इसका हो जाएगा डी। और जीएलबी नीचे आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये ए पर। आई बात समझ में। अब निकालेंगे ए और ई का, ए और ई ऊपर जाते वक्त कहां पर मिलेंगे, ये ई पर, और नीचे आते वक्त कहां पर मिलेंगे, ए पर, ठीक है। बी और सी का, बी और सी ऊपर जाते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये सी पर, और बी और सी नीचे आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ई पर, ओ सॉरी, नीचे आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये बी पर, तो इसका आंसर हो जाएगा बी और सी का, सी और बी। अब देखो बी और डी का, बी और डी ऊपर जाते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये ई पर, ठीक है, और नीचे आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ये बी और डी, ए पर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ई एंड ए, ई एंड ए। बी और ई को देखो, अब बी और ई ऊपर आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ई पर, और नीचे आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, बी पर, दैट मीन्स इसका क्या आंसर हो जाएगा, ई और बी। सी और डी को देखो, अब सी और डी ऊपर आते वक्त कहां पर मिल रहे हैं, ई पर, और नीचे आते वक्त ए पर, इनका भी आंसर ई और ए हो जाएगा, ई एंड ए। और देखो सी और ई, डी और ई, सी ई का देखो, सी एंड ई ऊपर आते वक्त कहां पे मिल रहे हैं, ई पर, नीचे आते वक्त कहां पे मिल रहे हैं, सी पर, तो ई सी हो जाएगा इसका आंसर, ई सी। डी ई देखो, डी ई, डी ई ऊपर आते वक्त ई पर, नीचे आते वक्त डी पर, दैट मींस ई और डी। अब जब सारे पेयर्स का एल यू बी और जी एल बी एग्जिस्ट कर रहा है तो हमें क्या इसको लेटिस बनाने के लिए कोई और सा ऑर्डर्ड पेयर ऐड करना पड़ेगा, नहीं, तो आंसर हो जाएगा इसका जीरो। दैट मींस कोई अदर ऑर्डर पेयर हमको ऐड करने की जरूरत नहीं है टू मेक दिस ऐसे डायग्राम लेटिस। आई बात समझ में। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, लेट जी बी अ फाइनाइट ग्रुप ऑफ 84 एलिमेंट्स। एक ग्रुप जी है जिसके अंदर 84 एलिमेंट्स हैं। द साइज ऑफ द लार्जेस्ट पॉसिबल प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी इज, तो हमें सब ग्रुप का लार्जेस्ट पॉसिबल साइज बताना है कितना होगा। देखो सबसे पहले एक प्रॉपर्टी याद करते हैं, कौन सी, लैग्रेंजेस थ्योरम, जो क्या बोलता है, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप, इसको वैसे एच से डिनोट करते हैं, या ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड करना चाहिए ऑर्डर ऑफ ग्रुप को, ठीक है, ये इसकी प्रॉपर्टी है। और हमें एडिशनल क्या दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ग्रुप इज 84। तो डिविजर्स देखते हैं हम, सब ग्रुप के क्या डिविजर्स हो सकते हैं, डिविजर्स ऑफ सब ग्रुप इज इक्वल्स टू 1 से डिवाइड हो जाएगा 84, 2 3 4 6 7 12
14, 21, 28 एंड 42 एंड अगेन 84। बताओ सब ग्रुप का पॉसिबल साइज इनमें से ही कोई एक होगा और हमें कौन सा बताना है, लार्जेस्ट बताना है। तो सब ग्रुप की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक तो भाई इनका साइज आपस में इक्वल नहीं होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ जी डज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ एच। तो बताओ 84 होगा, नहीं 84 तो कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि इस ग्रुप का साइज भी यही है और हम सब ग्रुप का साइज 84 नहीं ले सकते क्योंकि प्रॉपर्टी क्या बोलती है, ऑर्डर ऑफ ग्रुप डज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप। तो बताओ लार्जेस्ट पॉसिबल साइज क्या बचा रह गया हमारे पास, 42। इसका आंसर हो जाएगा 42। होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में रेज कीजिए, मैं ज़रूर आपको उसका आंसर देने की कोशिश करूँगा।